Hi, welcome students to the next session of our discussion. और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, there are a lot of students which are with us right now. I just want to first of all congratulate you कि ultimately जिस एग्ज़ाम के लिए पिछले कुछ समय से बहुत सारी preparations चल रही थी, you are through with that exam now and सेकेंड इज कि हाँ एंटिसिपेशन है कि रिजल्ट कैसा आएगा और वो एंटिसिपेशन इसलिए भी है बिकॉज देर इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रिएक्शन रिगार्डिंग द एग्जाम. मैनी ऑफ द स्टूडेंट से पार्ट वन बहुत लेंदी था और शायद था भी बिकॉज द क्वेश्चंस वर मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड, सो बिगर क्वेश्चंस टू रीड फ्रॉम, बट पार्ट टू रिलेटिवली सेफ था. ओके, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें हमेशा ही रहेंगी. राइट नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस विच हैव कम अप इन द एग्जामिनेशंस इन फोरेंसिक मेडिसिन. नाउ फोरेंसिक मेडिसिन किसी भी एग्जाम में एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है हमेशा, चाहे वो एफएमजी ही एग्जाम हो, चाहे वो आईएनआईसीटी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट पीजी का एग्जाम है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस साल का जो एग्जाम था एफएमजी का अभी अपना परसों वाला, दैट वाजंट मच डिफरेंट. काफ़ी स्टैंडर्ड सेफ स्ट्रेट क्वेश्चंस थे. एक दो क्वेश्चंस जो आए हैं व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम रिकॉल, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड before we begin this session, let me tell you that questions are entirely based on the recalls, right? So recalls पे हो सकता है किसी क्वेश्चन की कुछ फॉर्मेटिंग या आपको स्टेम जो है वो ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं था, मे बी समथिंग डिफरेंट. दैट इज समथिंग दैट वी कैन एड्रेस इन द चैट बॉक्स. सो अगर ऐसे कुछ रहे तो प्लीज आप अपने कमेंट्स चैट बॉक्स पे लिख करके बताते रहें. ओके, सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a 10-year-old boy will have dash permanent and dash temporary teeth. Okay, now जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन याद रखते हैं एंड द इक्वेशन इज एज माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ permanent teeth in mixed dentition. राइट नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए द वन थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज मिक्स्ड डेंटिशन. एंड व्हाट इज मिक्स्ड डेंटिशन? मिक्स्ड डेंटिशन इज द टाइम पीरियड व्हेन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ आर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी. और वो टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? वो होता है 6 years टू एज अर्ली एज 11 years. 6 years पे मिक्स्ड डेंटिशन शुरू होता है जब पहला परमानेंट टीथ इरप्ट होता है और वो होता है फर्स्ट परमानेंट मोलर. 11 साल पे मिक्स्ड डेंटिशन खत्म होता है. वो कब खत्म होता है? जब लास्ट टेम्पररी टीथ रिप्लेस होता है लास्ट परमानेंट टीथ से, और आखिरी टेम्पररी टीथ रिप्लेस होने वाला होता है कैनाइन at the age of 11. Okay, so if we look at the question, the age of the boy which is given in the question is 10 years, right? Which means the boy falls within the age of mixed dentition. और मिक्स्ड डेंटिशन में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है? मिक्स्ड डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ रिमेन्स सेम और ये होते हैं 24. सो 6 से लेकर के 11 साल तक जो बच्चा है उसकी ओरल कैविटी में 24 टीथ रहेंगे. इट रिमेन्स सेम 24. Which means if we use this equation, the equation which is written on the top, age minus 5, which is 10 minus 5 into 4, which is equal to 20. यानी कि 10 साल की एज में ओरल कैविटी में एक बच्चे के 20 परमानेंट
डेंटिशन होंगे और टोटल कितना है 24, तो टेम्पररी डेंटिशन कितने बचे 4, राइट. 24 minus 20 is 4, which means correct answer is option A, which means correct answer is option A. अगर आप लोगों में ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे लिख करके बताएं. लेट्स टेक अप सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वाज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. हो सकता है एग्जामिनेशन में ये फोटोग्राफ शो करी गई हो सकता है इस फोटोग्राफ के साथ में रिलेटेड देयर मे बी सम मोर इनपुट इन द क्वेश्चन, बट फ्रॉम द रिकॉल्स दैट वी हैव हैड, द फोटोग्राफ वाज देयर. इट शोड this kind of a yellow bell shaped flower, as you can see, yellow bell shaped flower. And what else do we see in the photograph? If you look at the leaves which are present, the leaves are thin and slender and long. These are called as lanceolate appearance or lanceolate shape of leaf. Lance की तरह, lance क्या होता है, एक बड़ा सा भाला. So lanceolate kind of appearance of leaves. This plant belongs to a very special category of cardiac poison. In common language, it is called as yellow oleander, and the botanical name for this plant is Cerbera thievetia. It is Cerbera thievetia. Now, there are two more plants which are given in the option. If you look at option number A, which is Neeram odorum, and option number D, which is Cerbera odolum, ये दोनों प्लांट भी कार्डियक पॉइजन कैटेगरी में आते हैं. प्लांट पॉइजन विच आर कार्डियक, ओके. और इनके ऊपर इनके पिक्चर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट सर्बेरा थिवेटिया इज द मोस्ट कॉमन. अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो ये आपने कई बारी अपने घर के सामने पार्क्स में, गलियों में ये प्लांट देखे होंगे. पीले कलर के बेल शेप फ्लावर्स विद लॉन्ग लीव्स, सर्बेरा थिवेटिया, ऑल्सो कॉल्ड एज येलो ओलिएंडर, ओके, या फिर पीला कनेर, इसे कॉमन लैंग्वेज में पीला कनेर भी कहते हैं. अगर हम देखें बाकी दो प्लांट्स जिनके नाम ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उनकी फोटोग्राफ भी इस समय हम याद कर लेते हैं. वन प्लांट इज कॉल्ड एज नीरम ओडोरम, अगेन अ वेरी कॉमन प्लांट दैट यू सी अराउंड योर हाउस होल्ड, ऑल्सो नोन एज द व्हाइट ओलिएंडर, बिकॉज इसके जो फ्लावर्स हैं वो पीले कलर के नहीं है, वो व्हाइट कलर के हैं. और जो दूसरा डिफरेंस आप देख पा रहे होगे फोटोग्राफ में इज दैट इसके फ्लावर्स का जो अपीयरेंस है वो बेल शेप्ड अपीयरेंस नहीं है. यू कैन सी डिस्टिंक्टिव 1 2 3 4 5 distinctive 5 different petals. It looks like a normal opening of a flower. 5 petals का flower होता है. This is Neeram odorum, also called as white oleander. और दूसरा प्लांट है Cerbera odolum, Cerbera odolum, also known as Pili kirbir. ये भी कार्डियक टॉक्सिन कैटेगरी का प्लांट है, जिसमें अगेन द फ्लावर इज 1 2 3 4 5 व्हाइट कलर. बट इस प्लांट की डिफरेंस क्या है? यू कैन सी दैट इट कंटेन्स अ फ्रूट विच लुक्स लाइक मैंगो. एक मैंगो की शेप का फ्रूट है. इसको भी कुछ लोगों ने अपने घर के पास या फिर around the dwelling where they live must have seen. The fruit is kind of circular or oval, और इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो बड़ा बड़ा हार्ड होता है, thick pericarp. This is called as Cerbera odolum Pili kirbir. Okay, these two plants are asked very less, but Cerbera thievetia is commonly asked in examinations. Cerbera thievetia के फोटोग्राफ भी दिखाए जाते हैं. सर्बेरा थिवेटिया के एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में भी पूछा जाता है. एंड सर्बेरिया थिवेटिया में एक्टिव प्रिंसिपल होता है सरबेरिन, उसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है सरबेरिन. ओके, इफ यू गो बैक वी कैन राइट इट हियर. द एक्टिव प्रिंसिपल इन दिस प्लांट इज
Cerberin. Okay, let's move to our next question. A dead body is brought for post-mortem examination with stellate shaped gun shot wound and muzzle impression print. What can be the distance? So यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा क्लियर है. क्वेश्चन जिस तरीके से रिकॉल में क्रिएट हुआ है उसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, दैट द वुंड इज स्टीलेट इन शेप एंड इट हैज अ मसल इंप्रेशन प्रिंट ऑन द स्किन. नाउ मसल इंप्रेशन प्रिंट का मतलब क्या हुआ? इफ आई हैव टू ड्रॉ लेट्स से ए स्केच ऑफ अ वेपन, सो वी नो कुछ इस तरीके का दिखता है एक फायर आर्म. इस फायर आर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये है बैरल, एंड द फ्रंट एंड ऑफ द बैरल जहां से बुलेट एग्जिट करती है कॉल्ड एज द मजल एंड. नाउ इफ दिस मजल एंड ऑफ the barrel is in contact with the skin, what will happen is when the gunshot will be made, the bullet comes out with such a force that there is a sudden recoil of the gun from the contact and then it hits back. This creates an impression of muzzle mark on the area of contact, right? So अगर muzzle imprint दिख रहा है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कुछ और सोचने का. तब तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि ये जो शॉट किया गया है विक्टिम उसको कॉन्टैक्ट रेंज से शॉट किया गया है. कॉन्टैक्ट रेंज हम किसको बोलते हैं? व्हेन द गन इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द विक्टिम. ओके, सो आंसर मजल इम्प्रिंट सुन के ही सिंपल सा है दैट इट इज ए कॉन्टैक्ट रेंज शॉट. ओके, it is a contact range shot, right? But let's utilize this time for understanding of the ranges of the shot. उसके लिए let me draw yet another weapon here. Okay, and we say that when a weapon is fired, what comes out of the weapon? Most important part is the bullet itself, and this bullet is revolving on its axis. जब ये बुलेट जाकर के टारगेट पे लगेगी तो ये बुलेट उस टारगेट में एंटर करेगी और जो वुंड होगा उसको बोलेंगे एंट्री वुंड, राइट? नाउ whenever a bullet is shot, not only the bullet comes out of the barrel, there are 3 more products which come out of the barrel, and these 3 products are number 1, fire. Okay, number 2, smoke, and number 3, partly burnt or unburnt gunpowder particles. Okay, if these products they also reach the target, they will also have some impact on the target, right? If fire will reach the target, what will it produce? It will produce burning or सिंजिंग. सिंजिंग होता है झुलसा देना, तो या तो जलाएगी एरिया को या फिर झुलसाएगी एरिया को, राइट? सेकेंड इज स्मोक. इफ द स्मोक रीचेस द टारगेट, इट विल डिपॉजिट ऑन दैट एरिया, इट विल प्रोड्यूस ब्लैकनिंग. जहां पर भी स्मोक डिपॉजिट होगी वहां पर काला काला हो जाएगा, दैट विल बी अ blackened area. Okay,
Third is gunpowder particle. When these gunpowder particle come and they hit the body, they produce what is called as tattooing, right? So अगर तीनों प्रोडक्ट बॉडी पे आकर के हिट करेंगे तो क्या होगा? बर्निंग भी होगी, ब्लैकनिंग भी होगी, टैटूइंग भी होगी। अगर फायर बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी पर स्मोक और गन पाउडर पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? ब्लैकनिंग होगी और टैटूइंग होगी पर बर्निंग नहीं होगी। अगर फायर और स्मोक दोनों ही बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे पर गन पाउडर पार्टिकल्स बॉडी तक पहुंच जाएंगे, उस केस में टैटूइंग होगी पर ब्लैकनिंग एंड बर्निंग विल नॉट बी सीन। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन where is the target standing from the gun, how much is the distance. For example, let's say our target is standing here, that is the contact range, the gun is in contact with the target. Now at this range, if the target is standing, he is bound to have the effect of fire also, smoke also and gunpowder also, which means this person will have burning, blackening and tattooing along with the entry wound on his body. Now what if the person is not standing in the contact range but he is standing here, right? Here also what we see is that fire is reaching, smoke is reaching and tattooing particle is reaching. Now here also he will have burning, blackening and tattooing, right? Now what if the person is standing here, which is beyond the range of fire but in the range of smoke? Now he will not have burning but he will have blackening and tattooing. And what if the person is standing beyond the range of smoke also, that is here? This person will only have tattooing. And if the person is standing even beyond the range of gunpowder particles, he will only have entry wound on his body, no burning, blackening and tattooing along the entry wound. Okay. So this is the principle. What do we see on the dead body along with the entry wound at the time of autopsy? Looking at that presence of those, burning, blackening and tattooing, we can comment about what could have been the range of fire. Now, if you look at the first two ranges, that is the contact range here and the next range, which is called as the close range. The first one is the contact, the second one is the close range. Now, in both the cases, blackening, burning and tattooing is present. So, if blackening, burning and tattooing is present, how can we say either it is contact or close? Now, here lies the difference. In contact range, when the muzzle of the weapon is contacting the skin and the fire is made, the bullet comes out and the bullet creates a track into the body. Behind bullet, the fire, the smoke and the gunpowder particles also come out. Now, fire, smoke and gunpowder particles, they do not have environmental space to spread because the muzzle is in contact with the skin. So, they are also bound to enter into the track created by the bullet itself. The fire enters into the track, the gunpowder particles also enter into the track and the smoke, which is highly pressurized smoke coming out of barrel, जब वो ट्रैक में घुसना चालू करती है, this smoke finds a potential area to spread, that is beneath the scalp over the periosteum. ये smoke इस potential free area में घुसती है, थोड़ा सा spread करती है and then it blasts off. This phenomena is called as
ब्लो बैक फिनोमेना। तो हमने क्या देखा, कॉन्टैक्ट रेंज में एक फिनोमेना होता है, वो क्या होता है, ब्लो बैक फिनोमेना। और ब्लो बैक फिनोमेना के कारण कॉन्टैक्ट रेंज के जो वुंड होते हैं, एंट्री वुंड, उसमें एक ब्लास्ट होता है स्किन के अंदर, एंड दैट इज व्हाई एंट्री वुंड बहुत बड़ा सा फटा हुआ वुंड होता है, एंड दिस टिपिकली गिव्स राइज टू दिस काइंड ऑफ ए स्टीलेट शेप्ड एंट्री वुंड, राइट। सो कॉन्टैक्ट रेंज में हमें और क्या मिलेगा, स्टीलेट शेप का एंट्री वुंड, जो कि हमें क्लोज रेंज में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोज रेंज में ब्लो बैक फिनोमेना नहीं होता। नाउ दैट्स वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड क्लोज। द सेकंड डिफरेंस इज, क्लोज रेंज में वेपन जो था वो बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं था, सो वॉट एवर फायर, स्मोक and gunpowder particles, those were coming out of the barrel, they have environmental space to spread. So whatever entry wound is created into the body, the burning, singeing and tattooing is seen around the entry wound, not in the track, right? So what do we see in contact injuries are burning, blackening and tattooing are in the track. The wound is stellate shaped, and in close range the burning, blackening and tattooing around the wound, and it is not a stellate shaped wound. And an important thing that we have already talked earlier, जो हमें कॉन्टैक्ट शॉट में मिलती है, वो क्या होती है, मजल इंप्रेशन मार्क। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट शॉट के हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए थे, विच आर स्टीलेट शेप्ड लीजन and muzzle impression mark, and so we said that the answer was contact wound. Okay, but in this session अभी हमने बात करी कि अगर थोड़ा भी वेरिएशन होता क्वेश्चन में तो किस तरीके से आंसर बदल सकता है। तो अगर अराउंड द वुंड हमें कुछ बताया होता कि ब्लैकनिंग है अराउंड द वुंड, टैटूइंग है अराउंड द वुंड, और वुंड स्टीलेट शेप नहीं है, देन इट कुड हैव बीन अ क्लोज रेंज शॉट आल्सो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Let's see the next question. Okay, a dead body is recovered from a river. The body has signs of antemortem drowning and also has multiple cuts on flexor aspect of arm. What can be the cause of these wounds? Okay, so it looks like it's a very well kind of a crafted or a created question, where two things are mixed in one particular scenario. Two things which are mixed are injury and drowning. Okay, from the recall, what I could understand was that the dead body has signs of antemortem drowning. So it is already given that it looks to be a antemortem drowning. Some variations in recall says that a photograph was also given where some cuts on the flexor aspect of the forearm were shown, and some say no, photograph was not there, but it was specifically mentioned that there are multiple cuts on the flexor aspect of arm. Now, one thing which is very, very important to understand in what has been given in the question is, number one, multiple cuts. They are not lacerations, they are not bruises, they are not abrasions, which means these are incised wounds and they are multiple. Okay, and second, they are on the flexor aspect of arm. They are not on hand or palm. So they are not here on the hand or palm, they are here on the arm, right? Now when we go back to our understanding of injuries, you know, we must have talked about this in our class sessions also, because I usually talk about it. Right now I've just got an idea that somebody has written, image was given, the wounds are very deep and there is no
ग्रिप ऑफ ग्रास और मड. ओके, सो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ओके, दिस इज फ्रॉम मिस्टर LAI, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सो अभी जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि अगर मान लो दिस इज द क्वेश्चन विच हैड कम इन द एग्जाम, जो इस समय हमारे पास स्क्रीन पे फोकस्ड है, तो वो क्या कह रहा है, मल्टीपल कट्स हैं और ड्राउनिंग एंटीमॉर्टम सजेस्टेड है. ठीक है, तो ये मल्टीपल कट्स उसकी बॉडी पे कैसे आए. नाउ जो कट्स का एरिया बताया हुआ है ना, जो कट्स का एरिया बताया हुआ है और उसके साथ में अगर हमारे पास में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, देन इन दिस केस द कट्स गो इन फेवर ऑफ self inflicted injury. It looks like the person was inflicting himself. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी का मोटिव क्या होता है, खुद को इन्फ्लिक्ट करना बट किसी और पे ब्लेम लगाना. ओके, एंड प्रोबेबली he might have blamed someone and that might have created a tussle between the two and he might have been pushed into the water. So if this much information is given, this does not go with active defense wounds because active defense wounds generally hand पे होते हैं, right? And they are very deep wounds, they are not shallow wounds. But on the other hand, let's forget this aspect of the question now and let's see now जो कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने बताई है और वो ये कह रहे हैं image was given, so there was probably an image, okay, and the image had deep wounds, right, and no grip of grass or mud in hand, right? ऐसे ही कह रहे हैं ना, which means कि क्वेश्चन में probably ये नहीं दिया था that it is a case of an antemortem drowning. Then the question would have been a body has been recovered from water and on inspection during postmortem examination there are deep wounds present on the flexor aspect of the forearm. What could be the scenario or what could be the reason? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया है जहां पर पिक्चर में भी आपको डीप वुंड्स दिख रहे हैं, देन दीज डीप वुंड्स गो इन फेवर ऑफ एन एक्टिव सेल्फ डिफेंस. उस केस में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी ऑप्शन नहीं होगा. उस केस में दे विल गो इन फेवर ऑफ एक्टिव सेल्फ डिफेंस, that the person was being attacked actively. In the process of being attacked actively, he must have risen his hands to push the weapon away and the weapon must have struck, few times on his forearms, cutting the forearms very, very deep, which means he was killed with an weapon before he was thrown into the river or the water source, and that means the drowning would be postmortem drowning, and so the question would not have given you any signs जहां पर हम ये बता पाए कि ड्राउनिंग एंटीमॉर्टम थी, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया है कि कोई भी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का साइन नहीं दिया हुआ था. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द क्वेश्चन वुड हैव बीन फ्रेम्ड. तो मैंने आपके लिए दोनों वेरिएशंस डिस्कस करे. अगर पोस्टमार्टम ड्राउनिंग दी हुई है और सिर्फ इतना लिखा है फ्लेक्सर एस्पेक्ट पे वुंड है, फोटोग्राफ अगर नहीं दिया हुआ है और वो सुपरफिशियल वुंड है, देन इट गोज इन फेवर ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. बट अगर फोटोग्राफ में डीप वुंड्स दिख रहे हैं आपको और एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का कोई भी साइन नहीं दिया है, इसका मतलब किसी ने उसे पहले अटैक किया है, वो उस अटैक की वजह से मरा है एंड देन उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया गया है, राइट? एंड सो दोनों ही केस में जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है कि जो उसके हाथ पे इंजरी है वो कैसी हुई है. तो सेकंड सिनारियो में जहां पर उसको अटैक हुआ है,
वो हाथ की इंजरी जो है वो है सेल्फ डिफेंस में आई हुई एक्टिव इंजरी। ओके, पैसिव सेल्फ डिफेंस की इंजरी क्या होती है? पैसिव सेल्फ डिफेंस की इंजरी होती है जब आपको कोई ब्लंट वेपन से अटैक करता है। तो जब कोई ब्लंट वेपन से अटैक करता है तो हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होता है? हम अपने आर्म्स को अपने सर के और फेस के सामने करते हैं, सो दैट द ब्लोज दे डोंट लैंड अप ऑन आवर हेड और फेस, सो द ब्लोज ऑफ द ब्लंट वेपन लैंड अप ऑन आवर फोरआर्म्स. Those are called as passive self defense injury. Okay, so blunt weapon में self defense passive injury, sharp weapons में self defense active self defense injury. Okay, so depending upon हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ था, these could be two possible answers. Okay, let's go forward and let's encounter the next question. It is actually a very simple question. It is rather more towards the pharmacological side of the question. The antidote for benzodiazepine poisoning is flumazenil. Opioid poisoning में naloxone होती है. Atropine is in organophosphorus group of poisonings and physostigmine is for धतूरा. दिस इज वन टिपिकल क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में कम से कम एक आता ही आता है. एक एंटीडोट हर एग्जाम में हर बारी आता है. ओके, सो दिस वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं. MTP can be done up to 24 weeks for. Now this question is again very relevant question because this comes from a very recently amended act. This is MTP Amendment Act 2021, जहां पर upper limit of termination of pregnancy has been increased to 24 weeks for special category of women. Okay, so MTP till 24 weeks for number 1 rape victims, number 2 incest victims, number 3 rape on children or sexual assault on children, number 4 mentally or physically handicapped victims of sexual assault. So these are certain categories जहां पर अगर इनमें से कोई फीमेल है उनके लिए the MTP can be considered to be done till 24 weeks of gestation. So the correct answer here is option B. Okay, let's move to next question. Patient died and relatives said he had a tattoo, but it was not visible on autopsy. Okay, which is the best location for check for evidence of tattoo? Now the question is saying that the patient who has died, he had a tattoo. Okay, but autopsy पे tattoo नहीं दिख रहा है. Okay, इस फिनोमेना को बोलते क्या है? इस फिनोमेना को बोलते हैं फेडिंग टैटू और disappearing tattoo. Fading tattoo और disappearing tattoo. Okay, so आई थिंक अभी एक अपडेट आया है हमारे चैट बॉक्स पे और हमारे दोस्त कह रहे हैं जो क्वेश्चन था हमने पिछला किया था उसमें ऑप्शंस हैं सर्वाइवर ऑफ रेप, बी माइनर, सी फीटल एबनॉर्मैलिटी और डी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. अगेन आई वुड टेल यू द आंसर इज सर्वाइवर ऑफ रेप. ओके, सर्वाइवर ऑफ रेप के केसेस में MTP प्रोविजन अवेलेबल है in cases of
अप टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, और कौन से केसेस में हो सकता है? इंसेस्ट के केसेस की जो विमेन है उनकी अगर सिचुएशन है तब हो सकता है। मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप फीमेल्स एंड पीडियाट्रिक चिल्ड्रन। ओके, माइनर के ऑप्शन में मत फंसो, माइनर मीन्स लेस देन 18, नॉट नेसेसरली अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप। ओके, सो करेक्ट आंसर उसमें रहेगा सर्वाइवर ऑफ रेप। ठीक है, हाँ, इसके लिए डॉक ने करेक्ट आंसर दिया है। जो करंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं रिगार्डिंग टैटू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिम्फ नोड। बट देखते हैं कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं। सो एज आई एम सेइंग, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं समथिंग रिगार्डिंग कॉल्ड एज फेडिंग टैटू या फिर डिसअपियरिंग टैटू और डिसअपियर्ड टैटू। सी द थिंग इज, टैटू इज नथिंग बट डिपोजिशन ऑफ इंक इन अ पैटर्न सबडर्मली। सो एपिडर्मिस के नीचे जो होगा वो सुपरफिशियल है और जो डर्मिस में इंक पेनिट्रेट कर गई है वो थोड़ा डीप है। सो इफ द टैटू इज लिमिटेड टू द एपिडर्मल लेयर ओनली, विद ऑनगोइंग टाइम एपिडर्मल इरोजन के साथ में वो खुद ही फेड ऑफ होता रहता है। सो इफ यू विल सी दैट अ पर्सन डेवलप्स अ टैटू टुडे और उसमें डीपर इंक पेनिट्रेशन नहीं है, इट इज लिमिटेड टू द एपिडर्मल लेयर, इट विल नॉट बी अ चांस टू से कि 8-10 साल के बाद में वो फेड ऑफ हो जाएगा। तो धीरे धीरे हर साल वो थोड़ा थोड़ा फेड होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज फेडिंग टैटू। फेडिंग टैटू को अगर हमें ठीक से देखना है तो हमें क्या करना होगा? फेडिंग टैटू कैन बी विजुअलाइज्ड विद UV light, infrared photography of the area. It can show a fading tattoo very well. And then rubbing the area to enhance the tattoo and watching with लेंस, उससे भी दिख जाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा फेड हो रहा है तो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स जो हम ऑटोप्सी में यूज कर सकते हैं एक टैटू को थोड़ा बेटर विजुलाइज करने के लिए। बट व्हाट इफ टैटू दिख नहीं रहा, डिसअपियर हो गया है? सी व्हाट हैपेंस इज, इवन इफ द टैटू वुड हैव बीन गिवन इनटू द डर्मल लेयर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the lymphatic drainage of that area keeps on dissolving the ink of the tattoo. जो lymphatic drainage है वहां की, the phagocytes they eat up the ink of the dermal tattoo also. So probability है कि काफी सालों के बाद में वो डर्मल पेनिट्रेशन टैटू भी वेनिश हो जाए या बहुत ही कम दिखे या ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाए। बट उस केस में वो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही है उस एरिया की, वो जाकर के जो लिम्फ नोड है उस एरिया का, वहां पर वो इंक कॉन्सेंट्रेटेड होगी। सो इफ वी आर गोइंग टू और वी आर लुकिंग टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ एन ओल्ड टैटू इन एन एरिया, जो कि इस केस में बताया है कि रिश्तेदारों ने कि वहां डेफिनेटली टैटू था पर अब नहीं दिख रहा, विच मीन्स द टैटू हैज डिसअपियर्ड। And if we are going to dissect the locally present lymph node of that area, the concentration of the ink of the tattoo can be seen in that lymph node. And so the correct answer is कि उस टैटू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? We'll have to see the lymph node of that area. Okay, that's how the relevance of the thing is. Okay. Next question. Police recovers beheaded skull. The relatives of a missing person gives the photograph of the missing person to police. These two samples can be analyzed with which technique? Again a very straightforward question. ये नॉर्मली हम लोग काफ़ी बारी पढ़ते हैं अपने स्टडी के दौरान। पुलिस को एक beheaded स्कल मिला है तो वी हैव द स्कल अवेलेबल, एंड सेकेंड इज कि जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने फोटोग्राफ दे दिया है मिसिंग पर्सन का। अब अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्कल है
वो उसी मिसिंग पर्सन का है जिसकी तलाश हो रही है. सो व्हाट कैन बी डन digitally is that the photograph of the missing person can be superimposed on the skull, of course with computerized technique digitally, to see if the bony prominences of the photograph matches with the bony prominences of the skull. This technique is called as superimposition. This technique is called as superimposition. Remember, superimposition is an identifying technique where a skull can be matched with the photograph of the person who is missing, and if the photograph superimposes correctly on the found skull, then the dead body whose skull has been found can be attributed to the person, and it can only be done with skull. Superimposition किसी और बोन के साथ में नहीं होता, ये सिर्फ skull के साथ में होता है for identification. Right. Next question. A case of road traffic accident presented with EDH, extradural hemorrhage. Where will be impact of collision? Pterion में angle of mandible, lambdoid suture, fourth option it could have been anything else, but हमारा आंसर इसी ऑप्शन में आ चुका है. हमारा आंसर है, if you see, let's say a skull, right? I am showing you the lateral aspect of a skull. It contains an area of fusion of four bones. We have parietal bone, we have temporal bone, we have frontal bone, and we have greater wing of sphenoid. This area of fusion is called as pterion. This is considered the weakest part of skull. इनफैक्ट टीरियन इतना वीक होता है कि डायरेक्ट ब्लो तो टीरियन का फ्रैक्चर कर ही सकता है. इफ देर आर heavier blows given on the top of the skull or on the back of the skull, even that can cause damage to pterion. ये इतना weak portion होता है skull का. Just beneath pterion is a division of middle meningeal artery. So as the pterion fractures, the meningeal artery ruptures. As a result, there is an easy development of extradural hemorrhage or epidural hematoma due to pterion trauma. Right? एक चीज जो हम पढ़ते समय हमेशा बात करते हैं वो क्या है? Extradural hemorrhage is a single hemorrhage जो कि स्कल में एक एक्सटेंसिव ब्लो के कारण ही हो सकता है. ये स्कल में ट्रिवियल ब्लोज से नहीं होता. हल्की ब्लोज कैन नॉट कॉज extradural hemorrhage. The only exception is if the blow has been given to pterion. Extradural hemorrhages can happen with a lesser force because it's the weakest portion of the skull. So answer here is very, very simple. The answer is pterion. Okay. Let's move to the last question of the lot. A chronic alcoholic presents with features of global confusion, ophthalmoplegia. Which vitamin deficiency is responsible? So we have confusion, ophthalmoplegia. अगर इसी में मैं एक और चीज ऐड करता हूं, that is ataxia. So confusion, ophthalmoplegia, ataxia, classical triad of Wernicke's encephalopathy, right? Due to vitamin B1 deficiency in heavy drinking. अगर ये ट्रीट नहीं होती है, इसी को प्रोग्रेस करते हैं, it later on progresses to become Korsakoff's
सिंड्रोम, वहां पर क्या होता है, द पेशेंट देयर हैज एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड एमनीजिया प्लस डिफिकल्टी इन लर्निंग, वो नई चीजें नहीं सीख पाता, एंड कॉन्फैबुलेशन, इमेजिनरी वर्ड्स या इमेजिनरी आइडियाज से अपने सेंटेंसेस को भरता है क्योंकि वो भूल चुका होता है कि क्या बोलना है, राइट। सो दोनों ही केसेस में हमारे पास ट्रायड है। वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, वी हैव ट्रायड ऑफ अटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लीजिया एंड कंफ्यूजन, एंड उसी का सीक्वल if untreated results in Korsakoff syndrome, where the person generally presents with amnesia, difficulty in learning and confabulation. Okay, right, with that ये वाला सेशन हम यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर upcoming results. Believe in yourself now for whatever you have done in exam, and in case of any query, any problem, I'm always there with you, right? Bye.